प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हमने मोनरा के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपसे बताया कि मोनरा में सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सभी को रखा गया है। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया। अलग अलग वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, यदि आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। उसके बाद हमने किंगडम फंजाई या जिसे आप कहते हैं कवक जगत के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमारे जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11 के सेकंड चैप्टर में इन तीन के बारे में डिटेल स्टडी दी गई थी। फोर्थ जो किंगडम हमारा है किंगडम प्लांटी या प्लांटी किंगडम जिसे आप कहते हैं पादप जगत, इसके बारे में डिटेल स्टडी आपके चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। और एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल स्टडी आपको चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। आप जानते हैं इस बात को, सिलेबस आपको पता होगा। आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे पादप जगत के बारे में और जंतु जगत के बारे में। मेन टॉपिक हमारी जो आज की है वह टॉपिक मेन हमारी है विषाणु यानी वायरस, वायराइड, प्रेयान और लाइकेन। इनके बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पीएचडी में भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपके टीएचडी में भी पूछा गया था, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाते हैं। वीडियो में बने रहेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, निर्णय बैच आपका स्टार्ट किया गया है। इस निर्णय बैच में आपकी एंट्री फ्री है, आपकी क्लासेस फ्री हैं। यह हमारा फाउंडेशन बैच है। इसके बाद हम लोग टारगेट बैच लेके आएंगे, निर्णय पॉइंट 2 या निर्णय सक्सेस पॉइंट 2। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको भी करिएगा। तो जल्दी से आप एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना शुरू करिए। डेली आपको इस पर वक्त देने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले फ्यूचर आपका ब्राइट हो सके। इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ठीक, पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक है। क्वेश्चन सीधा सा है, पादप जगत में वो सभी जीव आते हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं और इनमें क्लोरोफिल होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। मैंने आपसे बताया कि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कि कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषम पोषी होते हैं। अब कीटभक्षी पौधे से पूछा जाता है, आप कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप को हम लोग क्या कहते हैं, या ब्लैडर वर्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपने प्रैक्टिस पेपर में देखा होगा। ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसे पौधे हैं कि जो कैसे होते हैं, कीटभक्षी होते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक कीटों को खा जाते हैं, कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं या विषम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। ब्लैडर वर्ट तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे तथा अमरबेल केस्क्यूटा जिसे कहते हैं परजीवी पौधे के रूप में जाना जाता है। ठीक, पादप कोशिका में कोशिका भित्त होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में डिटेल स्टडी दी गई। ठीक है, पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं दुगुणित जीवाणु उद्भव तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती। इन दोनों के पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा दुगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरे पर निर्भर करती के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनज 2n में मियासिस विभाजन के द्वारा अगुणित यन बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा युग्मकों पर बनते हैं और संलयन होकर पुनः दुगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होते हैं। इस प्रकार संतत एकांतरण होता है, जिसे आप लोग अध्याय 3 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। जंतु जगत के बारे में अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो इस जगत के जीव विषम पोषी होते हैं। आप जानते हैं कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, दूसरे के बनाए हुए भोजन पे निर्भर करते हैं। अच्छा, इकोलॉजी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। इकोलॉजी में क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। और पौधे जो भोजन अपना बनाते हैं प्रकाश की रोशनी में और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। क्लियर है? तो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं जो बहुकोशिक होते हैं, कुछ बहुकोशिकी होते हैं, कुछ एक कोशिकी भी होते हैं, लेकिन एक कोशिकी को प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो यहाँ पे हम बहुकोशिका के बारे में ही बताएंगे और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं होती है। ठीक है, ये भोजन के लिए परोक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से होते हैं जो डायरेक्ट भोजन को खाते हैं, और कुछ परोक्ष रूप से होते हैं जो इनडायरेक्ट खाते हैं। जैसे मान लेते हैं टाइगर को, तो टाइगर डायरेक्ट नहीं खाता है, क्या है, टॉप कार्निवोरस में आता है, तो डायरेक्ट
पौधे को नहीं खाता, लेकिन पौधे को हर्बीवोरस खाया होता है, शाकाहारी खाया होता है, तो शाकाहारी को टाइगर खाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से टाइगर किस पे निर्भर है, यानी चीता किस पे निर्भर है, पौधों पर निर्भर होता है। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। कैरा किसके रूप में, ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं या संग्रहित करते हैं। कैरा जब हमारे बॉडी में हम आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज को खाते हैं तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता चला जाता है और वसा के रूप में बदल करके स्टोर होने लगता है। इनसे प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं। इसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा में संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अवलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। अब जो मेन टॉपिक, जिस टॉपिक के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मैंने इसलिए पढ़ा दिया, उन दोनों टॉपिक को पढ़ा क्या दिया, पढ़ लिया हम लोगों ने। उस टॉपिक को आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप ये ना कहें कि हमने छोड़ दिया, ठीक है। हालांकि 3rd चैप्टर में प्लांट किंगडम पूरा पढ़ना है और 4th चैप्टर में एनिमल किंगडम पूरा पढ़ना है। थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे, 2-2, 3-3 वीडियो आपके अपलोड किए जाएंगे। 26 तारीख तक आपके 2 पेपर हैं, एक 19 को पेपर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शांत पढ़ाऊँगा कि 19 को आप पेपर दे लीजिए पहले, और फिर उसके बाद 26 को भी आपका पेपर है, तो 26 को आप पेपर दे लीजिए आसान पद्धति की। उसके बाद इसकी वीडियो की संख्या आपकी बढ़ा दी जाएगी, 3-4 वीडियो कर दिए जाएंगे। छोटे छोटे वीडियोज होंगे, एक दिन में 2-3 टॉपिक, यानी कोशिश करेंगे छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से एक दिन में 1 से 2 चैप्टर कवर किया जाएगा, जिससे आने वाले भविष्य में तेज़ी के साथ दिसंबर तक हमें इसको ख़त्म करना है। क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी NCERT पूरी कंप्लीट करनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, 1 जनवरी से हम लोग नए साल के सेलिब्रेशन के साथ स्टार्ट करेंगे अपना टारगेट बैच। और जो भी उम्मीद की जा रही कि मई जून में पेपर होगा, तो अगर उस हिसाब से हमारे पास 4 महीने 3 महीने मिल जाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इस उम्मीद और विश्वास के साथ चल रहे हैं। मैंने 1 साल का आपसे समय मांगा था, 9 महीने 10 महीने में हम लोग तैयारी पूरी कर लेंगे, जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, अपनी तैयारी को करते रहना, ठीक है। चलिए, विषाणु, वायरस, वायराइड, प्रॉन्सक या प्रेयान कहते हैं, तथा लाइकेन। वेटकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिकीय जीवों जैसे कि वायरस, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, वायरस, वायराइड तथा प्रॉन्सक प्रेयान का उल्लेख नहीं किया गया। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होंगे। कोरोना आया, पूरा दुनिया जानती वायरस के बारे में, कौन नहीं जान रहा है पूरी दुनिया में। एक छोटा सा नन्हा बच्चा भी होगा तो वो भी ये जान गया होगा कि वायरस कुछ होता है जिससे कोरोना होता है और हमें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे लिए जुर्म कर दिया गया, हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे, टहल नहीं पा रहे, मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, नाना को यहाँ घूमने जाते थे बच्चे इधर उधर मेला में, लेकिन सारी चीज़ें बंद हो गई लगभग। तो एक तरफ बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही, दूसरी तरफ बुढ़ों को ज़्यादा दिक्कत हो रही। उनके स्नान ध्यान में समस्या आ रही, मंदिर के कपाट बंद हैं या कहीं कुंभ बंद हो गया, ठीक है, मेला नहीं लग रहे हैं, तो दोनों को समस्या ज़्यादा है। युवा पीढ़ी तो अपने रोजी रोजगार को लेकर के परेशान है। इन दोनों की समस्याएं कुछ ज़्यादा हैं। तो वायरस के बारे में कौन ऐसा है जो नहीं जान गया। नॉर्मल जुकाम फ्लू को सब लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? अरे ये भी बताना है, सब लोग सीख गए इस बार। वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक सेकेंड, एक मिनट, ये वास्तविक जीवन नहीं है। वायरस में वास्तविक जीवन नहीं पाया जाता, यद्यपि हम जानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है। वायरस अकोशिकीय होता है, यानी वायरस में सेल नहीं पाई जाती है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। इनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। कैसे होती है? रवेदार होती है। एक बार जब एक कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपनी प्रतिकृति बनाने लगते हैं। यानी जब कोशिका में इंटर कर जाते हैं तो वहाँ से अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी तब ये सजीव जैसा व्यवहार करने लगते हैं जब ये हमारी कोशिका में इंटर कर जाते हैं। जब तक हमारी कोशिका में इंटर नहीं किए होते हैं तब तक ये कैसे होते हैं? निर्जीव कण के रूप में होते हैं। कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे प्रैक्टिस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे एक जगह पे समाहित कर दिया गया है। मतलब आप सोच नहीं सकते कितने कम पेज में, इतने कम लाइन में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कैसे समाहित किया गया है, ठीक है। और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस के सजीव तथा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल, ठीक।
डिमिट्री इवानोव्स्की नाम है, डिमिट्री इवानोव्स्की ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं का पता किया, यानी तंबाकू में जो मोज़ेक रोग लगा था, टीएमबी नामक वायरस की खोज की, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इसका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छन गए थे, यानी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी छानने के बाद नीचे निकल गए थे। यम डब्ल्यू बेंजरिंग ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे पर संक्रमित करने में सक्षम है, यानी उसको भी ये बीमार कर सकता है। उन्होंने इस तरल पदार्थ को क्या किया, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम कहा। ये आपने देखा होगा प्रैक्टिस पेपर में, ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं कम से कम 10 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, चाहे एलटी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे केबीएस हो। एक कई बार पूछा गया कि टर्म किसने दिया था, तो एक टर्म दिया था यम डब्ल्यू बेंजरिंग ने दिया था। ये याद रखिएगा, कब दिया था, 1898 में। कब दिया था, 1898 में। किसने, यम डब्ल्यू बेंजरिंग ने दिया था। कंटेजियम वाइबम और फ्लूडियम ये नाम है आपका, इसका मतलब होता है संक्रामक जीवित तरल पदार्थ। ठीक। डब्ल्यू एम स्टानले, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस पेपर देखिए उसमें। तो डब्ल्यू एम स्टानले 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, यानी इसने वायरस का क्रिस्टल तैयार किया। पूछा जाता है कि वायरस का क्रिस्टल किसने तैयार किया, तो इन्होंने तैयार किया। अच्छा, वायरस इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। इनकी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर संक्रमित करते हैं। वायरस अल्पविकल्पी परजीवी है। कैसा परजीवी है, अविकल्पी परजीवी है। कैसा परजीवी है, अविकल्पी परजीवी है, याद रखिएगा। ये सभी जितने मैंने अंडरलाइन किए, ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप मिस मत करिएगा। एनसीईआरटी बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। सरकारी वाली मिल जाए तो और सस्ती, 40-50 रुपये की। अगर मान लीजिए सरकारी नहीं मिल रही है, प्राइवेट मिल रही है, तो प्राइवेट वाली बुक 200 रुपये की आप ज़रूर परचेज करें और ज़रूर इससे पढ़ते रहिए। जितनी चीज़ें हो रही जो तो उसे अंडरलाइन करते रहें, आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगी, आप यकीन करें, विश्वास करें। ठीक। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को, फेज को देखिए। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल जो होगा, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। कह रहा किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते हैं। आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते, याद रखिएगा, किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस तथा, यहाँ देखिएगा, बैक्टीरियल वायरस तथा जीवाणु भोजी, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला जो वायरस होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग जीवाणु भोजी कहते हैं। मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। जीवाणु भोजी, इसमें क्या होता है, जब आप, कहा जाता है गंगा का जो पानी होता है उसे आप कई सालों तक रखते हैं तो आप गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं, यानी उसमें से बदबू नहीं आती। ऐसा क्यों होता है, वहाँ में उस पानी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, जिसे आप जीवाणु भोजी कहते हैं। और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, यानी बैक्टीरिया को बीमार करके मार डालता है। ठीक है। आपने सुना होगा कि जो लिप्रेसी के पेशेंट होते हैं, यानी जिन्हें कोढ़ हुआ होता है, कोढ़ी कहते हैं जिसे, जिन्हें कोढ़ रोग हो जाता है, लिप्रेसी रोग है, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लिप्री नामक बैक्टीरिया होती है जिससे यह रोग फैल जाता है। जिन पर्सन को यह रोग हुआ होता है वो अक्सर जो नदियाँ होती हैं, जो बड़ी नदियाँ जैसे सरजू है, ठीक है, या गंगा है, यमुना है, इन नदियों में सूरज के निकलने से पहले जब ये स्नान करते हैं तो इस रोग में थोड़ा सा इन्हें राहत मिलती है। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि अगर स्टार्टिंग फेज में ऐसा करते हैं तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी गया है, ये सच है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे इस रोग को किल करने वाले जो वायरस पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को चुन चुन कर खा जाते हैं और कुछ दिन में ये रोग क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक, उसके साथ ही दवा भी लगाते होंगे, दवा भी उपयोग करते हैं। ठीक, तो कह रहा है बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरिया को बीमार करता है उसका नाम क्या है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। आवरण वायरस में बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकोसिक यानी कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है।
कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रखता है। ध्यान से देखिएगा, कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रखता है। ए पेटी कांसक या कैप्सोमियर कुंडलनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप से लगे रहते हैं। वायरस में मम्मस, वायरस से कौन से रोग हो जाते हैं? मम्पस, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आप एड्स को रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप किसको रख सकते हैं? कोविड-19 को भी रख सकते हैं। ये सभी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंजन रोग, ठीक है, पीला होना, सिरा स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण होते हैं। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? वायराइड की तरफ पढ़ेंगे और वायराइड को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, वायराइड की खोज किसने की थी? सबसे पहले आप बताएंगे सन 1971 में टी ओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर नामक डिजीज होगी। कौन सी? पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। ठीक है, वायराइडों में आरएनए अथवा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं इनका अभाव होता है। कह रहा है कि वायराइड जो होते हैं, वायराइड में आरएनए और प्रोटीन आवरण वायरस में पाए जाते हैं, जो कि वायरस में पाए जाते हैं। कौन से? आरएनए और प्रोटीन का आवरण, इनका अभाव होता है। ठीक है, इसीलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड में आरएनए का आणविक भार बहुत कम होता है। वायराइड में आरएनए का आणविक भार क्या होता है? बहुत कम होता है। क्लियर है? कौन सा रोग होता है? पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर। आप जाकर प्रैक्टिस पेपर में देखिए, कम से कम 5 से 7 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसने खोजा? ये भी 2-3 बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका एक जगह पे कलेक्शन के रूप में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रोंसक प्रयान आप पढ़ेंगे। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां सामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेरित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान होता है। इन कारकों को प्रोंसक कहा गया है। प्रोंसक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी है बोवाइन स्पेंजिफॉर्म एन्सेफलोपैथी है। इसका आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग नाम से जाना जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार सी आर जैकब रोग मिला होता है। ठीक, चलिए लाइकेन आ जाते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास, मैंने कल आपको बताया था, सहजीवी सहवास उसे कहते हैं जिसमें दो अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे सहजीवन को हम लोग सहजीवी सहवास कहते हैं। अर्थात उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक में शैवलांश, जो शैवाल का हिस्सा होता है उसे शैवलांश कहते हैं, और जो कवक का हिस्सा होता है मायोबाइंट कहते हैं। ठीक है, जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषित होते हैं। शैवाल फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक जो होता है शैवाल को आश्रय देता है तथा खनिज और जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास अधिक घनिष्ठ होता है और यदि प्रकृति में लाइकेन को देखें तो अनुमान लगाना संभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। यह प्रश्न कई बार आपके टेट वगैरह में पूछा गया है, प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन होता है? तो आप कहेंगे लाइकेन होता है जो प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। प्रदूषण, अगर कोई प्रदूषण है जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं। सारांश देख लेते हैं। सारांश में क्या दिया गया है? सरल आकार के लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था। व्हिटकर ने इसके लिए एक बृहद 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रस्ताव दिया। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोष का संरचना, दैहिक संगठन, पोषण तथा प्रजनन की विधि और जात वृत्ति संबंध है। कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं? 5 जगत वर्गीकरण का मुख्य मानदंड कौन है? कोष का संरचना है, दैहिक संगठन है, पोषण है, प्रजनन की विधियां और जात वृत्ति संबंध है। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है जो विश्वव्यापी है। ठीक, इसमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत बृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी और परपोषी दोनों होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनोइड, अपवंग कवक और प्रोटोजोआ जैसे एक कोष के यूकैरियोटिक जीवधारी शामिल किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई की बात करें, फंजाई जगत की संरचना तथा आवास में बहुत भिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों होते हैं। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूट्रोमाइसिटीज आते हैं।
प्लांटी पादप जगत के सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पौधों में जीवन चक्र में पीढ़ी, युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों जिनमें कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया। इन जीवों में पोषण प्राणी सम होता है। उनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कुछ आकोशिकीय जीव जैसे वायरस तथा वायराइड और लाइकेन को वर्गीकरण में 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। इस प्रकार आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर ले रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पादप जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक एक करके पादप जगत के सभी पॉइंट को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।